Okay, students, we'll be starting with the fourth and last lecture on your Himachal Pradesh Urban Rent Control Act. We have completed till section 20. Now we'll be beginning with section 21 onwards. So let us understand. I hope you understood the prior lectures. So we'll start with section 21 and let's see how things go ahead. Fine. Deposit of rent by the tenant. Where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant within the time referred in section 20. कितना टाइम रिफर्ड था? 15th डे ऑफ द मंथ तक आपको पे करना है. फेलियर रहेगा तो आपका क्या होगा? ग्राउंड बन जाएगा वो ऑफ एविक्शन अंडर सेक्शन 14. और रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट्स टू डिलीवर अ रिसिप्ट. और रिसिप्ट अगर आप नहीं देते तो एप्लीकेशन फाइल होगी और आपको रिसिप्ट तो छोड़िए डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ रेंट प्लस कॉस्ट. और वेयर देयर इज अ बोनाफाइड डाउट एज टू द पर्सन और पर्संस टू हुम द रेंट इज पेएबल. तीन चीजें हैं. रेंट नॉट एक्सेप्टेड, receipt not given और bona fide doubt as to who is the landlord. Or rent payable. The tenant may deposit such rent with the controller in the prescribed manner. In all these cases, rent can be deposited to controller. The deposit shall be accompanied by an application by the tenant containing the following particulars, namely ये जो एप्लीकेशन होगी, जो डिपॉजिट आप करोगे साथ एप्लीकेशन फाइल करोगे और एप्लीकेशन में क्या लिखा होना चाहिए? द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड विद द डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, द पीरियड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और द पर्सन्स क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड ऑन सच रेंट एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके साथ ये एक एप्लीकेशन फाइल होगी सो दैट देयर इज अ क्लियर पिक्चर जो समझ में आए कि किस बेसिस में आप कहाँ, क्यों, किस लिए रेंट पे कर रहे हैं, किस बिल्डिंग के लिए रेंट पे कर रहे हैं, किस उसके लिए आप पे कर रहे हैं, किस प्रीमाइसेस के लिए पे कर रहे हैं, किस ईयर के लिए पे कर रहे हैं. एवरीथिंग शुड बी क्लियर ऑन दैट एप्लीकेशन क्योंकि कल कोई डाउट अराइज ना हो. On such deposit of the rent being made, the controller shall send in the prescribed manner a copy or copies of the application to the landlord or the persons claiming to be entitled to the rent with an endorsement of the date of the deposit. यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होती है, जो भी चीजें हैं, कंट्रोलर विल सेंड द नोटिस ऑफ दैट एप्लीकेशन टू द कंसर्न पर्सन, be it the landlord or any other person जो कि क्लेम कर रहा है रेंट. और साथ ही साथ एंडोर्समेंट होना चाहिए, उसमें रिटन होना चाहिए क्या चीज? डेट ऑफ द डिपॉजिट, सो दैट यहां पर उस पर्सन दैट इज द लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव अ राइट टू एविक्ट द पर्सन क्लेमिंग कि यहां पर टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया. इसीलिए हम डेट मेंशन कर देंगे कि आपको क्लियरली पता चल जाए कि किस डेट में रेंट पे हुआ है. Clause 4. If an application is made for the withdrawal of any deposit of rent, the controller shall, if satisfied that the applicant is the person entitled to receive the rent deposited, order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed. Application file hui, send notice to landlord or concerned
person. This concerned person or landlord wants the deposit, wants to claim rent. कह रहे हैं हाँ भाई सही बात है, मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इंटरनेशनली था कहीं, अब मैं चाहता हूं आप मुझे पे कर दीजिए. तो लैंडलॉर्ड वांट्स टू क्लेम डिपॉजिट ऑफ रेंट. तब यहां पर कंट्रोलर will allow, provided that no order for payment of any deposit of rent shall be made by the controller under this without giving all persons named by the tenant in his application as claiming to be entitled to payment of being heard, and such order shall be made to be without prejudice to the rights of such persons to receive such rent. यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इन केस देयर आर मोर देन वन पर्सन क्लेमिंग द रेंट, और टेनेंट को यही डाउट है किसको रेंट पे करना है, इसीलिए उसने रेंट डिपॉजिट किया टू द कंट्रोलर और एप्लीकेशन फाइल की इन दैट रिगार्ड. अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास ना की जाएगा नोटिस, बल्कि जितने भी लोग हैं नेम्ड एज द टेनेंट, ऑल दोस पीपल विल गेट द नोटिस ऑफ रिसीविंग कि भाई यहां पर आपके नेम पे रेंट डिपॉजिट हुआ है. सो whosoever is the particular person or obligated to claim that rent, he can claim it. बट यहाँ पर कंट्रोलर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ यही राइटफुल लैंडलॉर्ड है, he is the rightful person who can claim the amount. Okay. If at the time of filing the application, but not after the expiry of 30 days from the receiving the notice of the deposit, the landlord, the person claiming to be entitled to rent, complains to the landlord that the statements in the tenant's application of the reasons and circumstances which led to deposit the rent are untrue. कोई भी पर्सन या लैंडलॉर्ड क्लेम क्या कर रहा है कि ट्रू नहीं है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी एप्लीकेशन में फैक्ट्स लिखे हैं. The controller, after giving an opportunity to be heard to the tenant, levy on the tenant a fine which may extend to an amount equal to 2 months rent. Frivolous कोई होगी आपकी एप्लीकेशन तो क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा फाइन which is of 2 months rent if the controller is satisfied that the statements were materially untrue and may order that the sum out of the fine realized to be paid by the landlord as compensation. कॉम्पनसेशन के तरीके हम क्या करेंगे, फाइन से कुछ पार्ट पे कर देंगे लैंडलॉर्ड को. The controller may on the complaint of the tenant and after giving an opportunity to the landlord of being heard, levy on the landlord a fine which may extend to an amount equal to 2 months rent. If the controller is satisfied without any reasonable cause, the landlord has refused to accept rent though tendered to him within the time referred to in section 20, and may further order that the sum out of fine realized to be paid to the tenant as compensation. यहाँ पर compensation to be paid by tenant on false facts, and over here compensation to be paid by landlord on not accepting rent in time. दोनों में कितना पे करना है, सेम अमाउंट, दैट इज ट्वाइस द रेंट. Section 22. Time limit for making deposit and consequences of incorrect particulars in application for deposit. क्या टाइम लिमिट होना चाहिए for making the deposit and what are the consequences of incorrect particulars? No rent deposited under section 21 shall be considered to have been validly deposited under that section unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 20 for the payment of rent. मतलब 15 तारीख तक आपको रेंट पे करना है, तो हम कब मानेंगे कि
प्रॉपर डिपॉजिट हुआ है इन दी कोर्ट, इन दी कंट्रोलर। तब जब आपने 15 डेज से लेकर 21 डे तक का और समय लिया और विद इन दैट टाइम पीरियड आपने क्या किया, टेंडर किया है रेंट टू दी पर्सन, उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो यू वेंट टू दी कंट्रोलर एंड डिपॉजिटेड दी रेंट। अगर 21 डेज के बियॉन्ड आप जा रहे हैं, मतलब यू आर एट फॉल्ट और आप 40th डे जा रहे हैं डिपॉजिट करने, तब इसमें अगर रेंट आपका क्या कहते हैं टेनेंट लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा है, कह रहा है भैया तुमने तो हद ही कर दी, 40वें दिन आ रहे हो, 15 दिन का पहले ही समय बहुत पहले निकल चुका है, नाउ दिस इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन एंड देयर बाय आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रेंट। अब मैं एविक्ट ही कराऊंगा, मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा। अब आपने लॉ पढ़ा है, एज ए टेनेंट आप क्या करते हो, तुरंत कंट्रोलर के पास जाते हो कि ये देखिए टेनेंट लैंडलॉर्ड मेरा पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, प्लीज डिपॉजिट, एंड दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। Now the thing is यहाँ पर तो you are at fault and that is why he is not accepting your rent। तभी यहाँ पर हमने लिख दिया within 21 days from the time referred, 15 डेज का समय है, उसके बाद 21 डेज का समय और है, आप उसके विदिन आपको डिपॉजिट करना है, तभी माना जाएगा वैलिड रेंट डिपॉजिट हुआ है, नॉट अदरवाइज। नो सच डिपॉजिट shall be considered to have been validly made if the tenant willfully makes any false statement in this application for depositing the rent, unless the landlord has withdrawn the amount deposited before the date of filing an application for recovery of possession of the building or rented land from the tenant. Very simple. If the rent is deposited within the time mentioned in subsection 1 and does not cease to be a valid deposit for the reason mentioned in subsection 2, the deposit shall constitute payment of rent to the landlord as if the amount deposited has been validly tendered। हमने validly tender कर दिया है rent to the landlord, ये हम deem करेंगे। Section 23, saving to acceptance of rent and forfeiture of rent in deposit। The withdrawal of rent deposited under section 21 in the manner provided therein shall not operate as an admission against the person withdrawing it of the correctness of the rate of rent। मतलब जो डिपॉजिट हुआ है रेंट 21 में, अब देयर इज दिस पर्सन क्लेमिंग हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, आप मुझे रेंट को विड्रॉ करके आप मुझे दे दीजिए। यहां पर विड्रॉल ऑफ रेंट जो हो रहा है, मैं यही लिख दे रही हूं, विड्रॉल ऑफ रेंट डज नॉट मीन एडमिशन ऑफ रेट ऑफ रेंट। फॉर एग्जाम्पल टेनेंट ने 9,000 रुपए एज अ रेंट अमाउंट डिपॉजिट किए इन दी मतलब बिफोर द कंट्रोलर। लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल किया कि हाँ भाई 9,000 रुपए रेंट है, आप मुझे दे दीजिए। बाद में वो क्लेम करता है कि इन्होंने अभी भी 15,000 रुपए रेंट था, इन्होंने 6,000 रुपीज लेस पे करे, तो कंट्रोलर ये डिटरमाइन नहीं करेगा, ना ही एडमिशन हो रहा है कि जब आपने उस वक्त रेंट विड्रॉ किया था तब आपने क्यों नहीं ये चीज बताई, ये तो आपका एडमिशन हुआ कि 9,000 रुपए रेंट है। ऐसी चीज हम क्लेम नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज रेंट डिपॉजिट हुआ, जितना भी हुआ वो मेरा राइट है कि मैं क्लेम कर सकती हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं एक्चुअल रेंट को ही ना बताऊं कि 15,000 रुपए रेंट है। दैट इज अ फैक्ट जो कि स्टैब्लिश्ड है, राइट, एंड दैट इज व्हाई आई कैन क्लेम कि भाई मेरा 6,000 रुपीज का डेफिसिट अभी भी है, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू इविक्ट दिस टेनेंट। अंडरस्टूड? The period of default, the amount due, or of any other fact stated in tenant's application for depositing the rent under this section। तो rate of rent हो गया। Second, period of default, amount due plus other facts। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो आ जाता है will it operate as an admission? It will not operate as an admission। Regarding what things? Regarding the correctness of rate of rent, period of default, amount due or other facts।
Fine. Any rent in deposit which is not withdrawn by the landlord or by the person or persons entitled to receive such rent shall be forfeited to government by or an order made by the controller if it is not withdrawn before the expiration of 5 years. 5 साल तक विड्रॉ नहीं किया तो वो forfeited हो जाएगा from the time of posting of the notice of deposit. Clause 3. Before passing an order of forfeiture, the controller shall give notice to the landlord or the person or persons entitled to receive the rent in deposit by registered post at the last known address of such landlord of the person or persons, and shall also publish notice in his office and in any local newspaper. यहाँ पर and यूज किया है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे भी प्लस पब्लिश कराएंगे नोटिस इन दी ऑफिस एंड न्यूज़पेपर में, और टर्म्स नहीं है. क्यों यहां पर और क्यों नहीं यूज किया गया, एंड क्यों यूज किया गया है? बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, किसी का राइट है और आप वो कोई राइट फॉरफीचर कर रहे हो. लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव राइट्स टू द सिटीजंस, टू द पीपल, and they cannot take away that right, and in this case they are taking away the right of rent. जरूर 5 साल का समय है, फिर भी आप राइट तो नहीं ले सकते हैं, और अगर आप कहीं भी किसी का राइट फॉरफीट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट मेजर्स लेने हैं कि उसके पास नोटिस हो जाए इस चीज का कि देयर विल बी फॉरफीचर ऑफ राइट. एंड दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि नॉट ओनली आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पर्सनली भेजें, बट उसको पब्लिश और पोस्ट भी करवाएं. हर चीज आपको करवानी पड़ेगी. ओके, टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट. 5 years तक का समय है, नहीं हुआ तो फॉरफीटेड. Vesting of appellant authority on officers by state government. The state government may, by general or special order, by notification, confer on such officers and authorities as it thinks fit the powers of appellant authorities for the purpose of this act in such areas or in such classes of cases as may be specified in the order. State government का अभी तो हम ये दूसरी बार ये नाम सुन रहे हैं. पहली बार अगर हम सब्सटैंशियली बात करें तो कंट्रोलर के अपॉइंटमेंट में इनका राइट था कि ही कैन अपॉइंट दी कंट्रोलर. सेकेंड टाइम हम क्या सुन रहे हैं? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर कन्फर ऑन सच ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज एज इट थिंक्स फिट द पावर्स ऑफ appellant authority. Save as otherwise provided in this act, any person aggrieved by an order passed by the controller, except the orders for the recovery of possession made by the controller in accordance with section 16. Section 16 तो खुद ही कह देता है ना, may within 15 days from the date of such order or such longer period as the appellant authority may allow, for reasons to be recorded in writing, prefer an appeal in writing to the appellant authority having jurisdiction. ठीक है, state government constitutes appellant authority. appellant authority तो constitute कर ली. appeal to be filed within 15 days from date of order. In computing the period of 15 days, the time taken to obtain a certified copy of the order appealed shall be excluded. ठीक है, minus time
taken for application of order. जितना भी समय आपको लगा ऑर्डर को ऑब्टेन करने में, वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा समय, क्योंकि 15 दिन इतना ही कम है। और 7 दिन अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया, 7 दिन उन्होंने ही ले लिया ऑफिसर्स ने अपना सर्टिफाइड कॉपी देने में, देन इन दैट केस दैट विल बी एक्सक्लूडेड. On such appeal being preferred, the appellant authority may order stay of further proceeding in the manner pending decision on the appeal. Well versed, stay of order लग जाएगा जहां पर भी कोई अपील प्रेफर होगी. The appellant authority shall decide the appeal after sending for the records of the case from the controller and after giving the parties an opportunity of being heard, and if necessary after making such further inquiry. 3 चीजें करी जाएंगी. कैसे डिसाइड होगा? Firstly, by looking into the order of controller. उसके बिना हम कैसे जानेंगे? Second, पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दे एंड फर्दर इंक्वायरी करें. अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, एंड थर्ड एंड लास्ट फर्दर इंक्वायरी. या तो पर्सनली या थ्रू कंट्रोलर इंक्वायरी कर सकते हैं. द डिसीजन ऑफ द appellant authority and subject only to such decisions, an order of the controller shall be final and shall not be liable to be called in question in any court of law except as provided under subsection 5 of this section. Decision जो होगा appellant authority का वो क्या रहेगा? Final. Except under section 5. Section 5 में हम final लिखेंगे, otherwise final रहेगा. The High Court may at any time on the application of the aggrieved or suo motu call for and examine the records relating to an order passed or proceeding taken under this act for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or proceedings. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मतलब section 24 clause 5 talks about revision. इससे पहले जब मैं रिविजन पढ़ा था तो वहां पर था the High Court has the power to call upon the records. यहाँ पर on the application or on either otherwise also he can do it. तो या तो एप्लीकेशन के थ्रू और suo motu. Section 25, power to summon and enforce attendance of witnesses. For the purpose of this act, an appellant authority or a controller appointed under this act shall have the same powers of summoning and enforcing the attendance of witnesses. Controller के पास same powers of summoning and enforcing as in the given under CPC. Very important, कभी कभी basic आपसे ऐसे पूछ लेते हैं. Under which section the CPC's power will apply. ऐसा नहीं कि टू समन्स के लिए या किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा है, बट सेक्शन नंबर से ऐसे पूछ लेते हैं. अदर लॉज में पूछे गए हैं तो यू जस्ट रिमेंबर दिस सेक्शन एज वेल. नाउ मूविंग अहेड विद सेक्शन 26 व्हिच टॉक्स अबाउट execution of order. Save as otherwise provided in section 31, any order made by the controller or an order passed on appeal under this act shall be executable by the controller as a decree of a civil code. Section 26 important for you, for your prelim only. ये भी prelim के लिए important है, ये भी prelim के लिए important है. क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को आप किस तरीके से डीम करेंगे? तो एज सेम एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड के तरीके. एंड फॉर दिस पर्पस द कंट्रोलर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड. जैसे एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर 21 में कि भाई आप ऑर्डर करते हैं, नहीं हुआ तो अटैच करिए, सेल कराइए, ऑक्शन सेल होगी, जो भी चीजें फॉलो होती हैं द सेम थिंग्स विल बी फॉलोड अंडर सेक्शन 26 एज वेल. कंट्रोलर का भी सेम पावर रहेगा.
Now 27, institution and disposal of applications, where there are two or more controllers appointed at the same station to exercise jurisdiction under this act in the same territory. It shall be the senior most in service of such controllers who alone shall be competent initially to entertain all the applications and proceedings. Where two or more controllers, तो हम यहां क्या कह रहे हैं, सीनियर मोस्ट के पास होगा जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन lies to senior most controller. Important for your prelim. The controller competent to entertain application and proceedings may transfer such proceeding or application pending to any other controller. ठीक है, ट्रांसफर भी हो सकती हैं आपकी applications. Now section 28, power to transfer proceedings. The High Court may, over here the High Court has a power to transfer on an application made to it or otherwise by order, transfer any proceeding pending before any appellate authority. यहाँ पर controller to control transfer हो रहा है, right? Under section 27 clause 2 there is a transfer between controller to controller. 28 बात कर रहा है appellate authority से किसी और appellate authority में ट्रांसफर होना. उस केस में एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, टू द हाई कोर्ट. Before any appellant authority to another appellant authority and the appellant authority to whom the proceeding is transferred may, subject to any special direction, dispose of the proceedings. तो हाई कोर्ट on application only, suo motu power नहीं है, on application can transfer from one appellant authority to another. Clause 2. The High Court or appellant authority may, on application made to it or otherwise by order, transfer any proceeding pending before any controller to another controller within its jurisdiction, and the controller to whom the proceeding is transferred, upon such special direction, dispose of the proceeding. तो यहाँ पर ट्रांसफर करने की ऑन एप्लीकेशन दोनों के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास भी और एपेलेंट अथॉरिटी के पास भी, जब कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे ट्रांसफर करना हो ऑन एप्लीकेशन. फाइन. Section 29. Every landlord and every tenant of a building or rented land shall be bound to furnish to the controller or any other person authorized by him in that behalf such particulars in respect of such building or rented land as may be prescribed. तो यहाँ पर हर एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू फर्निश लैंड कंट्रोलर या कोई पर्सन जो ऑथराइज है सच पर्टिकुलर्स जो कि उसको चाहिए हो इन रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड. नाउ सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट पेनाल्टीज. सेक्शन 30 का सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है और हम बात कर लेते हैं क्या पेनाल्टीज प्रिस्क्राइब्ड है. If any person contravenes any of the provision under 10, 11, 12, 29, तो punishment कितनी है, 1000 rupees. I just request you one thing. In this cases जहाँ 10, 11, 12, 29 लिखा है, आप फिर से यहीं पर ही लिख दो कि 10 इस चीज से डील करता है, 11 इस चीज से, 12 इस चीज से, 29 इस चीज से, so that मुझे कोई डाउट ना हो. 12 किससे यूज करता है, कन्वर्जन फ्रॉम रेसिडेंशियल टू नॉन रेसिडेंशियल. इसमें ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंट्रोलर होना चाहिए, वो भी रिटन कंसेंट. 10 किससे डील करता है, 29 किससे डील करता है, 29 देखो ये फर्निश द पर्टिकुलर्स. तो यहीं पर आप लिख लोगे ना, इजी रहेगा. कितना है फाइन, सिर्फ फाइन है 1000 रुपए. सेक्शन 7 और 8 के मैटर्स में एक्सटेंड, यहां पर इम्प्रिजमेंट मिलेगी 2 years और विथ फाइन. द स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए ऐसे सेक्शन नंबर कभी पेनाल्टीज ऐसे नहीं पूछेंगे, वो प्रीलिम में पूछ ली जा सकती है. तो इसीलिए आपको यहाँ पर अगर आप सेक्शन नंबर के ऊपर ही लिख लोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू कि भाई कैसे अंडरस्टैंडिंग रखनी है. और एक चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो, या फिर एक कोशिश करना आप
सेक्शन 7 और 8 के पास आप ऑलरेडी उसकी पनिशमेंट लिख लेना एंड में, इफ कॉन्ट्रवीन्ड दिस मच इज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 30, बस ऐसे ही लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा, जब भी वो सेक्शंस पढ़ोगे तो ये पेनल्टी वाला भी खुद पे खुद याद हो जाएगा आपको। क्लॉज 3, द स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड or widow, widower, mother, father, children, grandchild, widowed, etc., as the case may be, who have been evicted from a building in pursuance of an order made under 15 clause 2 does not occupy it for a continuous period of 3 months. जिन्होंने evict कराया अब 3 महीने तक वो रह भी नहीं रहे उस घर में, or lets out the whole or any part for which the tenant was evicted to any person other than the tenant shall be punished with an imprisonment which extend to 6 months or fine which may extend to 1000 rupees or both. No court inferior to that of magistrate of first class shall try any offence punishable under this act. तो यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्राई फॉर द पेनाल्टीज, अदरवाइज कंट्रोलर के पास आप जाएंगे। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस हैज बीन मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक 3 महीने में आपने कंप्लेंट ना करती हो फ्रॉम द डेट ऑफ occurrence or the commission of the act. Section 31 talks about controller to exercise power of a magistrate for recovery of fine. कंट्रोलर को जो फाइन रिकवर करना है वो कैसा करेगा, एज अ मैजिस्ट्रेट वो रिकवरी करेगा, इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Section 32 talks about validation. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, anything done or any action taken or purported to be done or taken under Himachal Pradesh Urban Rent Control Act 1971 prior to its repeal shall be deemed to be a valid and effective as if the provisions contained in the said act and in the enactment subsequently. जो भी एक्ट के अंदर 1971 के एक्ट के अंदर हमने कोई भी चीजों का एक्शन लिया है दैट इज वैलिडेटेड अंडर द प्रेजेंट एक्ट। तो आप बस सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा, और ये कौन से एक्ट की बात करें, 1971 की। अब तो वो रिपील हो गया है, बट जब ये था तब ये एक्ट अप्लाई करता था। नथिंग विल रेंडर एनी पर्सन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, अगर कोई भी एक्ट में कॉन्ट्रवेंशन हुआ होगा। 33 सिंपल सा, किसके पास पावर है, एज इट इज अ लोकल एक्ट तो ऑब्वियसली द पावर टू मेक रूल्स इज टू द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। 34 कह रहा है रिपील कौन सा एक्ट हुआ है, 1971 एक्ट इज रिपील्ड हेयर, और ये सब आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। Schedule 1 प्लीज देख लीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड Schedule 2 जो कि समन्स की बात कर रहा है, इधर ही लिख लो, समन्स प्रोफॉर्मा है ये, ठीक है। एंड विद दिस वी एंडेड विद दिस सेशन ऑफ योर्स, दैट इज हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। शॉर्ट में लिख लो साइड में, चीजें बेटर रहेंगी, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज़ है नहीं, बस जहाँ जहाँ टाइमलाइन कोई फॉलो हो रही है, कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है, एपीलेट अथॉरिटी है, कहाँ अपील हो सकती है, किधर अपील नहीं हो सकती, कितने दिन में अपील हो सकती है, किन किन केसेस में रिविजन है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, आपका स्टैंडर्ड रेंट किस मेथड से फॉलो हो रहा है, कब रिविजन हो रहा है उस रेंट में, कब अलाउड नहीं है, व्हाट आर द कॉन्ट्रवेंशंस, उनकी पनिशमेंट क्या है, कुछ चीजें हैं जो कि अपने माइंड में रखनी है, याद करनी है। अदर देन दैट द बेसिस ऑफ दिस एक्ट इज वेरी सिंपल, जस्ट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग of tenancy, this act has been enacted. Fine. With this, I'll end the session, and I hope you work hard and you study well for your exams. Thank you so much.